हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन हमारे बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म का ही एक पार्ट है। जब कोई भी टिश्यू इंजरी बॉडी में होती है तो बॉडी में कुछ इन्फ्लामेटरी चेंजेस होते हैं। तो इन्फ्लामेशन में मेनली फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है बॉडी का टू एनी टाइप ऑफ टिश्यू इंजरी। तो इट माइट बी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम विच विल स्टिमुलेट द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। तो ये एक प्रोटेक्टिव अटेम्प्ट है बॉडी का टू रिमूव द इंजरियस स्टिमुलाई फ्रॉम द बॉडी सो दैट द हीलिंग प्रोसेस विल टेक प्लेस। अगर बॉडी में इन्फ्लामेशन नहीं होगी तो जो हीलिंग है दैट विल नॉट अकर। अगर हीलिंग नहीं होगी तो फर्दर डिस्ट्रक्शन होगी बॉडी में टिश्यूज की और देयर विल बी द डेथ ऑफ द पर्सन इन सवेयर केसेस। नॉर्मली ये क्या है, एक बॉडी का ही एक डिफेंस मैकेनिज्म है, प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है बॉडी का, सो दैट द which serve to destroy diluter wall of both the injurious agent और the injured tissue। ठीक है, या तो जो injurious agent है वो completely destroy हो जाएगा या dilute हो जाएगा। dilute means कि वो weak हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर हुआ है, ठीक है, कोई कट लग गया, ऑर्गेनिज्म एंटर हुआ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म वीक हो जाएगा जब वहां पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होगा। और वॉल ऑफ मतलब सेपरेट करना, ठीक है, कि जो इंजरियस एजेंट है और इंजर्ड टिश्यू है वो सेपरेट हो जाएंगे सो दैट द इन्फ्लामेशन विल अकर। तो हमने कुछ इसमें कॉजेज हम स्टडी करेंगे कि इन्फ्लामेशन के क्या कॉजेज हो सकते हैं। इट इंक्लूड द फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। तो फिजिकल एजेंट्स में क्या कॉजेज हैं, इट इंक्लूड द मैकेनिकल इंजरी, जैसे कि कोई ब्लंट ट्रॉमा हो जाता है या पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा होता है तो इट विल फर्दर लीड टू द इन्फ्लामेशन। और अल्टरेशन इन बॉडी टेम्परेचर, जैसे कि फ्रॉस्ट वाइट है, एक्सट्रीम कोल्ड में पर्सन चला गया तो उसमें भी क्या है, बॉडी में कुछ इन्फ्लामेटरी चेंजेस होंगे। Then next are the chemical agent। तो in this the person is exposed to the acid or the base, because of these there will be the injury to the tissues of the body। then next है biological agent। biological agents में आ जाएंगे infectious agent, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट्स एक्सेट्रा। देन इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर, इम्यूनोलॉजिकल में आ जाएगा कि जैसे बॉडी में क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाती है, ठीक है, तो उसमें भी क्या है, इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट हो जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होंगी। और जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है ना, तो उसमें भी क्या है कि बॉडी एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स शो कर रही है, ठीक है, तो वो क्या होता है, फर्दर बॉडी सिस्टम को एग्रेवेट कर सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में ऐसी कंडीशन जो बॉडी मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर रही है, जैसे कि गाउट है। गाउट में क्या है, यूरिक एसिड एक्युमुलेशन हो जाती है जॉइंट्स में, जो हमारे स्मॉल जॉइंट्स है, जैसे कि टो जॉइंट्स हो गया ना, तो वो क्या करता है, फर्दर वो इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस कॉज कर देगा, ठीक है, मतलब वहां पे क्या है, इन्फ्लामेशन कॉज कर देगा उस जॉइंट में। तो these are the some of the causes of the inflammation which include physical, chemical, biological, immunological और metabolic disorder। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 5 cardinal signs of inflammation। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। तो जो 5 कार्डिनल साइन है, दे आर द रेडनेस, रूबर, हीट, हीट इज कॉल्ड एज द कैलर, स्वेलिंग दैट इज ट्यूमर, पेन को बोलेंगे डॉलर, और लॉस ऑफ फंक्शन। तो रेडनेस पर्सन में क्यों होगी, बिकॉज ऑफ द वेसोडाइलेशन। बिकॉज जैसे ही कोई इंजरी होती है तो ट्रांजिएंट वहां पे वेसो कंस्ट्रिक्शन होगा, इमीडिएट वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है, आफ्टर दैट प्रोलॉन्ग वेसोडाइलेशन होता है, तो दैट vasodilation will lead to the redness of that area। then हीट भी क्यों होगी, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द दैट एरिया, ठीक है, हाइपरीमिया हो जाएगा। हाइपरीमिया मीन्स इंक्रीज ब्लड फ्लो टू दैट एरिया, दैट विल लीड टू द हीट और वार्मथ ऑफ दैट एरिया। द नेक्स्ट है स्वेलिंग विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्यूमर भी इसको बोलते हैं। इट इज ड्यू टू द एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ द फ्लूइड, की जो फ्लूइड है वो क्या हो गया, लीक हो गया, ठीक है। जब फ्लूइड की लीकेज होगी इंट्रावेस्कुलर से इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, that will lead to the edema of that part, that edema is called as the swelling। so next है पेन। पेन is also called as the dolor। तो पेन क्यों होगा पर्सन को, बिकॉज जब इन्फ्लेमेशन होता है वहां पे क्या होंगे, केमिकल मेडिएटर्स रिलीज होंगे, ठीक है, कुछ केमिकल मेडिएटर्स रिलीज होते हैं, जैसे कि ब्रेडिकाइनिन,
हिस्टामिन, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो नर्व एंडिंग्स होती है उस एरिया में उसको इरिटेट करते हैं, विच विल लीड टू द पेन ऑफ दैट एरिया. द नेक्स्ट इज द लॉस ऑफ फंक्शन विच इज ड्यू टू द पेन और द swelling. So these are the 5 cardinal signs, that is redness, heat, swelling, pain or loss of function. देन एज शोन इन दिस फिगर, ठीक है, जो कि जो पर्सन है उसको क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, पर्सन को पेन हो जाएगा. देन नेक्स्ट इज द हीट, ब्लड सप्लाई इज इंक्रीज इन दिस एरिया, सो ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी उस वजह से ये एरिया वार्म हो जाएगा, ठीक है. रेडनेस, रेडनेस इज ऑल्सो ड्यू टू दिस, ठीक है, कि जो ब्लड सप्लाई है, ठीक है, क्या हो रहा है, वेजोडाइलेशन हो रहा है, वेजोडाइलेशन होगा तो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा और जो एरिया है दैट विल बिकम रेड. देन नेक्स्ट है स्वेलिंग, स्वेलिंग क्यों हो रही है पर्सन में, बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ फ्लूइड, की जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड था वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आ जाएगा. क्यों आएगा इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, जो बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड कैपिलरी परमिएबिलिटी, ठीक है, कि जो कैपिलरी है वो अपने में से ज्यादा मटेरियल को, ज्यादा सॉल्वेंट को पास होने देगी, विच विल लीड टू द accumulation of fluid into the interstitial spaces. और मेनली जो ये लीकेज होती है, जो ज्यादा परमेबिलिटी होती है, वो कहाँ से होती है, वेस्कुलर एंड से ज्यादा होती है, जो वेन्यूल्स होते हैं वेन्यूल वाली साइड से ज्यादा होगी, बिकॉज उस साइड में जो फ्लो है ब्लड का दैट इज स्लो एज कंपेयर टू द आर्टेरियल साइड. देन नेक्स्ट है लॉस ऑफ फंक्शन बिकॉज ऑफ द स्वेलिंग, ठीक है, स्वेलिंग और पेन की वजह से पर्सन को लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा. देन नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के बेसिस पे एक्यूट और क्रोनिक, एज द नेम इंडिकेट, एक्यूट मीन्स शॉर्ट और क्रोनिक मीन्स फॉर लॉन्ग टाइम. तो एक्यूट इन्फ्लामेशन क्या होती है, ये एक इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, और अर्ली रिस्पॉन्स, इमीडिएट और अर्ली रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी इंजरियस एजेंट, ठीक है, और इसकी जो ड्यूरेशन है दैट इज शॉर्ट ड्यूरेशन है, लास्टिंग आइदर फॉर मिनट्स के लिए होगा, आवर्स के लिए, या तो कुछ दिनों तक ये होगा, तो हम क्या बोलेंगे, एक्यूट इन्फ्लामेशन. और जो मेन फीचर है एक्यूट इन्फ्लामेशन के, दे आर द एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड, ठीक है, जो हमने पहले भी पढ़ा कि एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ फ्लूइड हो जाएगी, कैपिलरी परमेबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो एक्स्ट्रावेसेशन ऑफ फ्लूइड होगी, और देयर विल बी द लीकेज of fluid from intravascular to the interstitial spaces. The next is the intravascular activation of the platelet activation भी हो जाएगा, because platelet activating factors वहां पे रिलीज होंगे, कीमोटेक्सिन्स रिलीज होंगे, ठीक है, तो वो platelet activating factor रिलीज होगा which will activate the platelet. Then polymorphonuclear neutrophils, ठीक है, these are the macrophages cell, these are also called as the inflammatory cell. तो ये है acute inflammation में. The next है chronic inflammation, ठीक है, तो chronic inflammation क्या होता है, it is for longer duration as the causative agent of acute inflammation persist for longer time, ठीक है, कि जो causative agent है जब वो ज्यादा टाइम तक बॉडी में रहेगा तब तक क्या है, इन्फ्लामेशन होती रहेगी, तो ये इन्फ्लामेशन लॉन्गर ड्यूरेशन तक जाती है, ठीक है, काफी लंबे टाइम तक ये इन्फ्लामेशन रहेगी. तो जनरली इसमें होता क्या है, प्रेजेंस ऑफ chronic inflammatory cell, ठीक है, कि बॉडी में chronic inflammatory cells प्रेजेंट होंगे. तो इसमें मोस्ट कॉमन फीचर क्या है कि बॉडी में जो इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, दे आर द लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स और द मैक्रोफेजेस. देन नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस. तो देयर आर मेनली 4 steps in inflammatory process. First is the injury. The person is having any type of injury, either mechanical, chemical, immunological, जो हमने पढ़ा biological injury, ठीक है, तो वो क्या करेगा, inflammatory response को stimulate करेगा, trigger कर देगा. Any type of injury will trigger the inflammation. Then next is the vascular response of the body. ठीक है, वेस्कुलर रिस्पॉन्स में मेनली होता क्या है, ट्रांजिएंट वेजोकंस्ट्रिक्शन होगा, इमीडिएटली जैसे ही कोई इंजरी होती है तो बॉडी में इमीडिएट वेजोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगा. जो माइल्ड इंजरी की अगर हम बात करें 3 to 5 सेकेंड्स के लिए होगा, और अगर सिवियर इंजरी की बात करें तो इट माइट बी फॉर 5 मिनट्स. देन परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वेजोडाइलेशन, पहले तो क्या हुआ, वेजोकंस्ट्रिक्शन हुआ, बट लंबे टाइम तक क्या रहेगा, वेजोडाइलेशन रहेगा, बिकॉज देयर विल बी द रिलीज ऑफ केमिकल मेडिएटर जैसे हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन, ये केमिकल मेडिएटर्स रिलीज होंगे, दिस विल कॉज द डायलेटेशन ऑफ द वेसल. तो अगर वेसल डायलेट होगी तो क्या हो जाएगा, हाइपर
हाइपरईमिया हो जाएगा, उस पार्ट में क्या हो जाएगा, ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। हाइपरईमिया, इंक्रीज ब्लड फ्लो टू दैट एरिया, ठीक है। दिस लीड टू लोकल इंक्रीज इन द वेस्कुलर फ्लो, ठीक है। ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगी जिस वजह से जो एरिया है दैट बिकम रेडेंट और वार्म्थ, ठीक है, वो एरिया रेड और वार्म हो जाएगा। फिर थर्ड वन है इसमें कि फ्लूइड एक्सुडेशन। फ्लूइड एक्सुडेशन जो हमने पहले भी पढ़ा कि जो फ्लूइड है इट मूव फ्रॉम द इंट्रावेस्कुलर इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेसेस, ठीक है। क्यों क्यों मूव कर रहा है कि कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो फ्लूइड की लीकेज करेंगे। तो ये जो फ्लूइड है इट इज प्रोटीन रिच फ्लूइड, ठीक है। अगर प्रोटीन रिच फ्लूइड लीक हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज द एक्सुडेट। तो जब एक्सुडेट लीक होगा इंटरस्टिशियल स्पेसेस में तो उसके लिए जो मेडिकल टर्म है दैट इज कॉल्ड एज द अडीमा। द पर्सन विल हैव द अडीमा और द स्वेलिंग इन दैट एरिया। तो इसमें भी शो किया गया है, ठीक है, एक्सुडेशन क्यों हो रहा है बॉडी में, because of the endothelial, जैसे ये जो cells हैं these are the endothelial cells, these are the endothelial cells। तो ये जो endothelial cell है ये क्या हो रहे हैं, contract हो रहे हैं, ठीक है। जब contract हो जाएंगे प्लस जब ये लीकेज हो रही है फ्लूइड की, ठीक है, यहाँ से फ्लूइड बाहर जा रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्या है, एरिया में स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। स्वेलिंग जब होगी तब भी क्या है, जो स्पेस है सेल्स के बीच में वो ज्यादा हो जाएगा, ये वाला जो स्पेस है ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो दिस विल फर्दर एग्रेवेट द लीकेज ऑफ द फ्लूइड। तो मेनली जो फ्लूइड की लीकेज होगी वो क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ द, मेनली किस एरिया में होगी, जो कैपिलरी में विनस साइड है उस साइड में ज्यादा लीकेज होगी, बिकॉज ऑफ द डिक्रीज ब्लड फ्लो। जो प्रेशर होता है ब्लड का वो कम होता है वेन्यूल्स में। फिर जैसे कि यहाँ भी शो किया गया है कि एंडोथेलियल सेल्स क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये जो स्पेस है ये इंक्रीज हो जाएगा विच विल लीड टू द लीकेज ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड एक्सुडेशन वो कॉज करता है। तो इसमें कुछ मैकेनिज्म बताए गए हैं, ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा भी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है, जिस वजह से जो इंट्रा सेलुलर जंक्शन है उसके बीच में जो गैप है दैट विल इंक्रीज। नेक्स्ट वन इज द एंडोथेलियल रिट्रैक्शन हो जाएगी और विच विल बी ड्यू टू द डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी, ठीक है। सो इट विल बी कॉज्ड बाय ल्यूकोसाइट एक्सेसिवली लीकी न्यूली फॉर्म्ड ब्लड वेसल की, जो ब्लड वेसल्स न्यूली फॉर्म्ड ब्लड वेसल्स होती हैं उनसे लीकेज फ्लूइड की ज्यादा होती है, ठीक है। तो जो न्यूली फॉर्म्ड ब्लड वेसल्स होती हैं दे आर कॉल्ड एज द नियो एंजियोजेनेसिस, ठीक है। न्यूली फॉर्म्ड ब्लड वेसल को क्या बोलते हैं, नियो एंजियोजेनेसिस। और जब फ्लूइड की लीकेज हो गई इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, प्लाज्मा की लीकेज हो रही है, ठीक है, फ्लूइड की लीकेज हो रही है, तो जो ब्लड कंपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे, उनकी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज फ्लूइड क्या हो गया है, ब्लड वेसल में कम हो गया है, बट जो सेलुलर कंपोनेंट है वो अभी भी उतना ही है, ठीक है। तो उस वजह से क्या है, ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी एंड विच विल लीड टू द स्लो ऑफ द फ्लो, जिस वजह से जो ब्लड का फ्लो है वो स्लो हो जाएगा इन द माइक्रोवेस्कुलेचर, ठीक है, विच विल कॉज द स्टेसिस ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो जो फ्लो है ब्लड का वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, जिस वजह से क्या है, मूवमेंट स्लो हो जाएगी और स्टेसिस हो सकता है। तो जिस वेस्कुलर स्टेसिस की वजह से क्या हो जाएगा, स्टिकिंग ऑफ द ल्यूकोसाइट्स हो जाएगा, कि जो ल्यूकोसाइट्स है वो स्टिक हो जाएंगे आइदर टू द एंडोथेलियल लाइनिंग, ठीक है, एंडोथेलियल लाइनिंग के साथ वो स्टिक हो जाएंगे। वैसे नॉर्मली जो ल्यूकोसाइट है दे विल फ्लो इन द सेंटर ऑफ द ब्लड वेसल में वो फ्लो करते हैं, बट जब स्टेसिस हो रहा है उस वजह से क्या होगा, जो ल्यूकोसाइट है दे विल स्टिक और दे विल गो इनटू द मार्जिन, मतलब एंडोथेलियल लाइनिंग वाली साइड को वो मूव कर जाएंगे विच इज कॉल्ड एज द ल्यूकोसाइटिक मार्जिनेशन। देन नेक्स्ट इज द सेलुलर इवेंट, ठीक है। तो सेलुलर चेंजेस, जो जब इन्फ्लामेशन बॉडी में हो रही है, टिश्यू इंजरी होगी, तो टिश्यू इंजरी की वजह से सबसे पहले तो हमने पढ़ा वेस्कुलर चेंजेस होंगे, वेस्कुलर चेंजेस के बाद फिर सेलुलर चेंजेस होंगे कि there will be the migration of the cells from the intravascular into the site of the injury। तो जो मेन फंक्शन है ल्यूकोसाइट का वो क्या है, टू इंजेस्ट द ऑफेंडिंग एजेंट, ठीक है, कि जो आइदर माइक्रोब्स है, कोई भी फॉरेन बॉडी है उसको क्या करना है, इंजेस्ट करना है और डिग्रेड कर देना है, उसको किल कर देना है, उसको वीक कर देना है। तो इसमें कुछ इवेंट्स होती हैं, एक्स्ट्रावेसेशन और फैगोसाइटो। तो एक्स्ट्रावेसेशन सेम, इसमें क्या होगा कि जो न्यूट्रोफिल्स हैं दे विल माइग्रेट टू द साइट ऑफ द इंजरी, ठीक है। तो इसमें कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होती हैं, मार्जिनेशन, रोलिंग एंड एडिशन,
डायपेडेसिस और कीमोटैक्सिस। तो ये कुछ इवेंट्स होंगी जो फर्दर न्यूट्रोफिल्स का एक्सट्रावेसेशन करेंगे, उसको माइग्रेट करेंगे टू द साइट ऑफ इंजरी। तो सबसे पहले है मार्जिनेशन। मार्जिनेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द वेस्कुलर स्टेसिस, ठीक है, कि जो फ्लूइड है वो लीक हो गया और इन वेस्कुलर स्पेसिस में क्या है, विस्कोसिटी हो गई है ब्लड की, विच विल लीड टू द वेस्कुलर स्टेसिस। तो वेस्कुलर स्टेसिस की वजह से जो ल्यूकोसाइट है दे विल एक्यूमुलेट टुवर्ड द एंडोथेलियल सरफेस, ठीक है। नॉर्मली कहाँ फ्लो करते हैं, जैसे कि ये कोई ब्लड वेसल है, ठीक है, ये ब्लड वेसल है, वैसे नॉर्मली जो ल्यूकोसाइट है तो वो कहाँ फ्लो करेंगे, सेंटर में फ्लो करेंगे, बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंडोथेलियल सरफेसेस हैं, ठीक है, बट अगर कहीं पे इन्फ्लामेशन होनी है तो जो ल्यूकोसाइट है दे विल माइग्रेट टू दिस एरिया, ठीक है, वो यहाँ मार्जिन्स में आ जाएंगे, कि जो एंडोथेलियल लाइनिंग है उसके वो मार्जिन्स में आ जाएंगे। फिर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द मार्जिनेशन। नॉर्मली दे विल फ्लो इन द सेंटर, बट इन केस ऑफ margination they will move at the lining of the endothelial surface. The next is the rolling and adhesion, ठीक है। रोलिंग में क्या हो रहा है कि जो ल्यूकोसाइट है दे विल रोल ओवर द एंडोथेलियल लाइनिंग, ठीक है, तो एंडोथेलियल लाइनिंग के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कर देंगे, दे विल एडियर टू देम, ठीक है। एडियर मतलब चिपक जाना, वो एंडोथेलियल सेल के साथ ही एडियर कर जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो जो एडियरेंस करवाते हैं एंडोथेलियल सेल्स और ल्यूकोसाइट्स की, दे आर द एडिशन मॉलिक्यूल, ठीक है, जो इसको चिपका देंगे। एडिशन मॉलिक्यूल होंगे विच आर कॉल्ड एज द सेलेक्टिन, इंटीग्रिन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड म्यूकस लाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स। फिर थर्ड वन इज द डायपेडेसिस। डायपेडेसिस का मतलब होता है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट, की जो ल्यूकोसाइट है वो इंट्रावेस्कुलर स्पेसिस से कहाँ चले गए, इंटरस्टिशियल स्पेसिस में चले गए, दैट इज द ट्रांसमाइग्रेशन। तो ट्रांसमाइग्रेशन इज फ्रॉम द वेस्कुलर ल्यूमन इनटू द इंटरस्टिशियल टिश्यूज अक्रॉस द एंडोथेलियल, ठीक है। एंडोथेलियल लाइनिंग को क्रॉस करके जो ल्यूकोसाइट्स है वो वेस्कुलर ल्यूमन से इंटरस्टिशियल टिश्यूज में चले जाएंगे। सो ल्यूकोसाइट डायपेडेसिस मेनली कहाँ होता है, इट अकर मेनली इन द वेन्यूल्स। वेन्यूल्स में क्यों होगा, बिकॉज जो प्रेशर है ब्लड का फ्लो का वो वहां पे थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू द आर्टेरियल साइड। फिर नेक्स्ट है कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस में क्या होता है, मूवमेंट होती है ल्यूकोसाइट्स की ड्यू टू द केमिकल ग्रेडियंट, ठीक है, कि केमिकल कुछ कीमोटैक्टिक एजेंट्स रिलीज होंगे जो फर्दर मूवमेंट करवाएंगे न्यूट्रोफिल्स की, ठीक है, कि कुछ केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं जो ल्यूकोसाइट को इंटरस्टिशियल स्पेस से कहाँ लेके जा रहे हैं, जो साइट ऑफ इंजरी है वहां तक लेके जाएंगे। तो जो कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस है दे आर मेनली ल्यूकोट्राइन्स होते हैं, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो ल्यूकोसाइट इंटरस्टिशियल स्पेसिस में आ गए उसको कहाँ तक लेके जाएंगे, साइट ऑफ इंजरी तक लेके जाएंगे। तो नॉर्मली न्यूट्रोफिल्स जो प्रीडोमिनेंट 24 आवर्स तक न्यूट्रोफिल प्रीडोमिनेंट होते हैं एज अ इन्फ्लेमेटरी सेल्स, और आफ्टर 24 आवर्स 24 टू 48 आवर्स में दे आर रिप्लेस्ड बाय द मोनोसाइट्स, ठीक है, कि पहले न्यूट्रोफिल्स होंगे 24 आवर्स तक, आफ्टर दैट these cells are replaced by the monocytes। तो इसमें भी बताया गया है कि जो नॉर्मल फ्लो है ल्यूकोसाइट का दैट इज इन द सेंटर, ठीक है, ये सेंटर ऑफ ब्लड वेसल है, ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉर्मली फ्लो कर रहे हैं सेंटर में। बट फिर जो फर्स्ट फेज हमने पढ़ी मार्जिनेशन, मार्जिनेशन में क्या है कि जो न्यूट्रोफिल्स सेल है दे विल माइग्रेट टू द मार्जिन ऑफ द एंडोथेलियल लाइनिंग में, वो यहाँ आ जाएंगे, मार्जिन्स तक वो आ जाएंगे। आफ्टर दैट रोलिंग एंड एडिशन, उसके बाद क्या है, दे विल एडेयर टू द एंडोथेलियल लाइनिंग के साथ वो क्या कर रहे हैं, एडेयर कर रहे हैं, चिपक रहे हैं, रोल ओवर हो रहे हैं और एडेयर कर रहे हैं। आफ्टर दैट द डायपेडेसिस, डायपेडेसिस में क्या हो रहा है, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट्स, की जो ल्यूकोसाइट है वो माइग्रेट कर रहे हैं इंट्रावेस्कुलर स्पेसिस से कहाँ, इंटरस्टिशियल स्पेसिस में ये माइग्रेट करके। फिर फोर्थ हमने पढ़ा कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस में भी क्या है, अगर इंजरी यहाँ जैसे हुई है, ठीक है, तो यहाँ से इंटरस्टिशियल स्पेसिस में जब गए यहाँ से यहाँ तक जो ये ल्यूकोसाइट्स मूव करेंगे, इट इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ द कीमोटैक्टिक एजेंट, ठीक है। कीमोटैक्टिक एजेंट जो कि हमने पहले भी पढ़ा, जैसे कि प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स हैं, ल्यूकोट्राइन्स है, वो इन ल्यूकोसाइट की मूवमेंट कहाँ तक लेके जाएंगे, इनको टू द साइट ऑफ इंजरी तक लेके जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज द कीमोटैक्सिस। सो नेक्स्ट है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है कि जो सेल है वो क्या करेगा, उस फॉरेन बॉडी को उस
माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ कर लेगा, ठीक है। तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ सेल इसमें वर्क करते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स और सेकंड वन इज द मोनोसाइट। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल आर आल्सो कॉल्ड एज द माइक्रोफेजेस भी इनको बोलते हैं, और मोनोसाइट को मैक्रोफेजेस बोलते हैं। तो जो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस है उसमें 3 स्टेप्स आएंगे। फर्स्ट वन इज रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट, देन एनगल्फमेंट और किलिंग। तो इसमें रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट, एज द नेम इंडिकेट, रिकॉग्निशन मतलब कि जो सेल्स हैं, जो हमारे ल्यूकोसाइट्स हैं, वो क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे उस माइक्रोब को, उस पार्टिकल को, ठीक है, कि कहाँ पे वो है और कौन सा ऑर्गेनिज्म है। कि कैसे वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी जो कवरिंग होती है, जो कोटिंग होती है, उसमें ऑप्सोनिन्स प्रेजेंट होते, ऑप्सोनिन प्रेजेंट होते हैं, जो कि रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करेंगे कि जो ये ल्यूकोसाइट्स होते हैं वो उस ऑप्सोनिन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है। जहां पे ऑप्सोनिन प्रेजेंट होगी वहां पे वो माइग्रेट कर जाएंगे। देन ऑप्सोनिन आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिसेप्टर ऑन द ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, कि ल्यूकोसाइट्स में कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो उन ऑप्सोनिन्स को रिकॉग्नाइज कर देंगे, विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द माइक्रोब। तो उसके बाद क्या होगा, जो मोस्ट कॉमन जो ऑप्सोनिन है, दे आर द एफसी फ्रेगमेंट, और सेकंड वन इज द कॉम्पिटेंट C3b, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन ऑप्सोनिन्स है। जब बैक्टीरिया या माइक्रोब जो भी बॉडी में एंटर हुआ है, ठीक है, तो वो ये उसकी जो आउटर कोटिंग है उसमें ये ऑप्सोनिन्स प्रेजेंट होंगे, जिसको ल्यूकोसाइट रिकॉग्नाइज कर देंगे। देन नेक्स्ट स्टेप इज द एनगल्फमेंट, की जो माइक्रोब है उसको ल्यूकोसाइट क्या कर रहे हैं, एनगल्फ कर रहे हैं। तो जो ल्यूकोसाइट है, दे विल एक्सटेंड देयर सीडोपोड्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी शो किया गया है, दीज आर द सीडोपोडिया, ठीक है। तो जो ये ल्यूकोसाइट्स हैं ये अपने इन सीडोपोड्स को एक्सटेंड कर देंगे और दे विल एनगल्फ दिस बैक्टीरिया को, ये एनगल्फ कर देंगे, ठीक है। तो जब ये एनगल्फ कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द फेगोजोम, फेगोजोम उसको बोलेंगे। एंड जब फेगोजोम और लाइसोजोम का फ्यूजन होता है, दैट इज कॉल्ड एज द फेगोलाइसोजोम, ठीक है। जब ये दोनों फ्यूज करेंगे, फेगोजोम और लाइसोजोम जब फ्यूज करेंगे, दे आर कॉल्ड एज द फेगोलाइसोजोम बोलेंगे इसको। तो जो भी ग्रेन्यूल्स का कंटेंट होता है, ठीक है, इन लाइसोसोम के अंदर क्या होता है, ये ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन ग्रेन्यूल्स का जो कंटेंट होगा, जब फेगोलाइसोसोम बनेगा तो ये अपने कंटेंट को रिलीज कर देंगे, विच विल फर्दर डिग्रेड द दिस बैक्टीरिया को, ये डिग्रेड करने में हेल्प कर। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज द किलिंग और डिग्रेडेशन। तो इसमें जो बैक्टीरिया है, इट इज किल्ड और डिग्रेडेड बाय डिफरेंट मैकेनिज्म इसमें वर्क करते हैं, कि जैसे कि बैक्टीरिसाइडल कुछ केमिकल रिलीज करेंगे, उससे डिग्रेड हो जाएगा, जैसे कि ऑक्सीजन डिपेंडेंट बैक्टीरिसाइडल मैकेनिज्म, या ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट बैक्टीरिसाइडल मैकेनिज्म, या नाइट्रिक ऑक्साइड मैकेनिज्म। ये कुछ मैकेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो डिग्रेड हो जाएगा और किल हो जाएगा। देन जो फोर्थ स्टेप है, दैट इज द हीलिंग, इट इज द फाइनल स्टेप ऑफ द इन्फ्लामेशन। तो ये दो वेज में हो सकती है, या तो रीजनरेशन होगी या तो रिपेयर हो जाएगी। तो रीजनरेशन में क्या होता है कि जो लॉस सेल है, दे आर रिप्लेस्ड बाय द सेम टाइप ऑफ सेल, सेम टाइप के सेल से ही वो रिप्लेस होंगे, दैट इज कॉल्ड एज द रीजनरेशन। तो जो रीजनरेशन है वो सेल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का सेल है, ठीक है, उसको रीजनरेट होने में उतना टाइम लगेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है तो हर एक टाइप ऑफ सेल को रीजनरेट होने में डिफरेंट टाइम लगता है। देन रिपेयर, तो रिपेयर थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें जो टिश्यूज हैं, जो डैमेज टिश्यू है, दे आर रिप्लेस्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यू एंड देयर विल बी द स्कार फॉर्मेशन इसमें हो जाता है। तो स्कार फॉर्मेशन इसमें मेनली होती है, और जो इंजर्ड टिश्यू है, दे आर रिप्लेस्ड बाय द कनेक्टिव टिश्यू। आफ्टर दैट द इफेक्ट ऑफ द इन्फ्लामेशन, ये हमने पहले भी पढ़ा कि अगर बॉडी में इन्फ्लामेटरी प्रोसेस नहीं होगी, कि इन्फ्लामेशन नहीं होती है, तो हमारी बॉडी में क्या है, जो इंजरियस एजेंट है वो बॉडी टिश्यू इंजरी करता रहेगा, और फर्दर बॉडी में क्या है कि जो पर्सन है उसकी डेथ भी हो सकती है। ये हमने पहले भी पढ़ा कि अगर बॉडी में इन्फ्लामेशन नहीं होती है तो बॉडी पे उसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है, डेंजरस इफेक्ट हो सकता है, पर्सन को सेप्सिस तक हो सकता है, इवन डेथ में ऑल्सो अकर। तो बॉडी में एक तो लोकल इफेक्ट होगा कि जिस एरिया में इंजरी हुई है, टिश्यू इंजरी हुई है, वहां पे क्या चेंजेस होंगे, ठीक है, जो हमने कार्डिनल साइंस में भी पढ़ा कि वेसोडाइलेशन होगा, टिश्यू एक्सुडेशन होगा, which will lead to the local signs of that area, जैसे redness, warmth हो जाएगा, loss of function, pain, ठीक है, that are the local effect of inflammation। हम lymph node involvement की बात करें तो ये क्या है, हमारे normal defense mechanism में आता है।
ठीक है। तो लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, वो क्या, उसका मेन फंक्शन ही क्या है, इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, एज अ इम्यून सिस्टम वो वर्क करेगा, ठीक है। तो उसकी इन्वॉल्वमेंट भी होगी इसमें। तो क्या हो सकता है, लिम्फ नोड एनलार्जमेंट इसमें हो सकती है, ठीक है, पेन हो सकती है लिम्फ नोड्स में। देन सिस्टमिक इफेक्ट भी इन्फ्लेमेशन का हो सकता है कि अगर होल बॉडी इन्वॉल्व हो गई है, ठीक है, तो क्या होगा, सेप्टिसीमिया हो सकता है पर्सन को, ठीक है, कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लड हो सकता है, इन्फेक्शन ऑफ द ब्लड हो सकता है, बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट इन ब्लड, पेरिटोनाइटिस में ऑल्सो occur, प्लूराइटिस हो, इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरा हो सकता है, फीवर होगा पर्सन को। फीवर इज ऑल्सो बॉडी नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट द माइक्रोब्स, ठीक है, क्योंकि कुछ जो माइक्रोब्स होते हैं दे आर हीट सेंसिटिव होते हैं। जब फीवर इंक्रीज हो जाएगा बॉडी का एक इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, तो वो भी किल हो जाएंगे जो हीट सेंसिटिव बैक्टीरिया है। मलीज होगा पर्सन को, जनरल बॉडी वीकनेस हो सकती है, और द सेप्सिस, ठीक है, सेप्सिस मतलब ब्लड इन्फेक्शन या होल बॉडी इन्फेक्शन पर्सन को हो सकता है। देन ट्रीटमेंट मेनली इसमें क्या है कि अगर बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस बहुत ज्यादा एग्रेवेट हो जाता है, तो उस कंडीशन में पर्सन को नेसेड्स देंगे, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो इन्फ्लेमेशन को डिक्रीज करते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी क्या है, इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करेंगे, ठीक है, तो जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस है वो डिक्रीज हो जाएगा। एंटीहिस्टामिनिक दिस विल डिक्रीज द रिलीज ऑफ द हिस्टामिन्स। और हॉट और कोल्ड थेरेपी टू रिड्यूस द एडिमा, एडिमा को रिड्यूस करने के लिए कोल्ड थेरेपी पर्सन को दे सकते हैं, ये रेस्ट प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो एडिमा के लिए मेनली एक एक्रोनिम है, दैट इज द राइस। राइस से क्या आ जाएगा, आर फॉर रेस्ट, के आई फॉर आइस, आइस अप्लाई करेंगे उस एरिया में टू रिड्यूस द एडिमा compression, और E for elevation of that area, elevation will also decrease the edema. So these are the treatment modalities which are used to reduce the inflammation. So this is all about the topic of inflammation.